हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो आपको पता चल रहा है कि कोर्ट केसेज हो रहे हैं, कई सारे पीआईएल्स फाइल्स हुए हैं और ये पीआईएल गए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पॉइंट्स क्या हैं। ओके, सारे पॉइंट्स को अभी तक जो प्रोग्रेस है उसको एक जगह मैंने किया है और अपने उसके थॉट प्रोसेस। दूसरी बात कि इतना सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या उसका कुछ आउटकम निकलेगा और किस तरह का आउटकम हो सकता है, तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे जानेंगे। इस एक्सपीरियंस किस तरह का वही मैं बताऊंगा। और जो मीडिया, बार बेंच और जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके बेसिस पे जानेंगे कि हुआ क्या, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ और कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है विथ प्रूफ। ओके, तो थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करें तो इस पर क्लियरिटी आएगी। देखिए अभी हो क्या रहा है, कैंडिडेट्स के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, लेकिन टेंशन में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिनका 650 आने के बाद भी उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है और रियली में नहीं मिल रही है। मैं बोलूँगा कि 655 पे भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, 50-50 चांस है। हो सकता मिल जाए, हो सकता नहीं मिले ऑल इंडिया कोटा से। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसको फॉलो कर लें क्योंकि ये समय कुछ दिन बाद बीत जाएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग फेस करनी होगी। ऐसा नहीं कि ये सब हो रहा है, बहुत लोग इन्फ्लुएंसर और जो आपके इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इसको कवर कर रहे हैं और बड़े बड़े मीडिया चैनल से भी कवर किया जा रहा है इस टॉपिक को। और कई सारे जो सेल्फ का यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिनके वीडियो के रीच मिलियंस में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी इस टॉपिक को कवर कर रहा है कि किया जा रहा है क्योंकि इसमें 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इन्वॉल्व हैं। तो एक छोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्ज़ाम। तो सभी को कवर करना ज़रूरी है और कवर कर भी रहे हैं। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आगे क्या हो सकता है। तो लिखिए, इस पॉइंट को हम समझ जाते हैं कि हुआ क्या था। रिज़ल्ट आ गया 10 दिन पहले, 14th को आनी थी, 4th को आ गई। और 4th को एक और कुछ स्पेशल ओकेजन था, जो 2024 लोकसभा इलेक्शन का उस दिन रिज़ल्ट आ चुका था, ऑलमोस्ट आ चुका था जब आपका रिज़ल्ट पब्लिश हुआ। तो वो टाइमिंग देख रहे थे, ऐसा कोइंसिडेंस मिलता है कि वो टाइमिंग देख रहे थे और एक बार रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट के पहले नहीं ये सब कंट्रोवर्सी कर सकते थे क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आया कंट्रोवर्सी तुरंत पता चल गया कि कुछ हुआ है। ओके, तो जैसे ही रिज़ल्ट उनको लग गया कि कौन पार्टी जीतने वाली है, उसके बाद ये रिज़ल्ट पब्लिश किया गया टुवर्ड्स इवनिंग 5:18 इवनिंग में, ऐसा कुछ टाइम था। कैंडिडेट्स जिनके 618 619 मार्क्स आए, ओके सॉरी, ये है 718 एंड 719, मतलब 720 से 1 मार्क कम और 720 से 2 मार्क्स कम। जब ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे तब ये लग गया कि ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, एक प्रूफ मिला। तो इस प्रूफ का क्या है, जस्टिफिकेशन दिया गया एनटीए की तरफ से, और वो भी जस्टिफिकेशन एक बड़ा ही अलग अंदाज में आया क्योंकि उस जस्टिफिकेशन के पहले एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसी ट्वीट को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा रीफ्रेम करके एनटीए ने उसको अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया। उसमें ये था कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को यूज करके, जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था 2018 में और वो दूसरे एग्ज़ाम के लिए था, तो उससे रेफरेंस लेकर के नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो एग्जामिनेशन में टाइम का लॉस होता है उसके कोरस्पोंडिंग में ग्रेस दिया गया और इस कारण से ऐसा मार्क्स आया है। तो ग्रेस का नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ ऐसा मार्क्स आया है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें ग्रेस मार्क्स ऐड किया गया इसलिए, ठीक है। चलिए, इसका सोल्यूशन उन्होंने दे दिया कि ग्रेस मार्क्स ऐड किया गया। उस पर बाद में आएंगे, ग्रेस मार्क्स देना ज़रूरी था और किस बेसिस पे दिया है उसका भी रिवील करना है। उन्होंने बोला कि 1500 प्लस, 15 से 1600 प्लस एक नंबर है, उतने कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अगर 1500 से 1600 कैंडिडेट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया है
तो इतने ही कैंडिडेट रहते जिनका स्कोर बिल्कुल अलग से उठ जाता, ठीक है। मतलब बीच में इतने ही कैंडिडेट्स आते जो कि इन्फ्लेशन क्रिएट करते रैंक के शिफ्टिंग में। मतलब जब पिछले बार काउंसलिंग हुई थी तो 610 नंबर तक भी सीट मिला था गवर्नमेंट का, और उस पे रैंक कितनी बन रही थी, 23,600 समथिंग। इस बार आप देख लें 600 से ज़्यादा पाने वाली की संख्या 80,000 है। पिछले साल यही नंबर 30,000 के नीचे था। तो सीधे 500 से 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट 600 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपने ग्रेस मार्क्स दिया है वो 1500 कैंडिडेट्स को नहीं दिया होगा, ये आपने कम से कम 50,000 1 लाख कैंडिडेट को दे दिया होगा, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो इसका आंसर नहीं मिला, दूसरे पॉइंट का आंसर नहीं मिला। तीसरा पॉइंट क्या हमने लिखा है कि NTA हैज़ टू गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स। जब कलकत्ता हाई कोर्ट में इसको हियर किया गया, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है बार बेंच आर्टिकल का कि द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन थर्सडे सॉट द रिस्पॉन्स ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल NTA से एक रिस्पॉन्स मांगा है ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट, एक PIL फाइल किया था उसके अगेंस्ट में, और उसमें उन्होंने पूछा है क्योंकि पेटिशनर जो थे वो आर्ग्यू किए थे कि कैंडिडेट को 718 719 मार्क्स किस सिस्टम पे और किस मार्किंग सिस्टम पे आया है, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने NTA से मांगा है जस्टिफिकेशन विथ एन एफिडेविट कि आपने कैसे ग्रेस मार्क्स दिए हैं और किनको दिए हैं वो रिवील करने के लिए। चूँकि वो रिवील नहीं किया गया था, ना तो पब्लिक नोटिस में किया गया था और ना तो जब उन्होंने रिजल्ट रिलीज किया तो उसमें कुछ मेंशन था कि कितना ग्रेस मार्क्स इस कैंडिडेट को मिला है, तो पता चल जाता कि हाँ हमें ग्रेस मार्क्स मिला है। तो ये रिवील करने के लिए उनको 10 डेज़ का टाइम दिया गया। लास्ट लाइन पढ़ें, पीरियड ऑफ 10 डेज इन रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस। तो NTA को तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि 10 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्स देना होगा कि आपने ग्रेस मार्क्स कैसे अलॉट करवाए हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे ही कोर्ट आगे कुछ करेगी कि कितने को हुआ और आगे क्या सुनवाई करनी है। लेकिन इस 10 दिनों तक कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि आगे एडमिशन का प्रोसेस बंद रहेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जैसे केरला कर्नाटका ने रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के पहले ही करा लिया, CMC बेलोर करा लिया, सिक्किम मणिपाल ने करा लिया, उस तरह से रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन एक कैंडिडेट का भी नहीं होगा जब तक आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ओके। तो आपको रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहेगी और चलती भी रहेगी, ठीक है। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, उसके बाद चलते हैं पॉइंट वाइज। ओके, पॉइंट नंबर 4, वन क्वेश्चन का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके 2 पॉसिबल आंसर थे और दोनों करेक्ट थे। एक आंसर एज पर द प्रीवियस वर्जन ऑफ NCERT एंड दूसरा आंसर एज पर द न्यू वर्जन ऑफ द NCERT। अब दोनों NCERT का ही बुक है। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने उस क्वेश्चन को आंसर किया था, ठीक है, ये पिटीशन फाइल हुई है PIL दिल्ली हाई कोर्ट में। उस कैंडिडेट ने फाइल किया है जिन्होंने आंसर नहीं किया था, और उनका कहना है कि आप उन कैंडिडेट्स को +4 मार्क्स अलॉट करा दिए जिन्होंने आंसर किया था दोनों में से कोई ऑप्शन, ओके। अगर उनका गलती था तो +5 मार्क्स मिल गए, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ओके, उनको आपने मार्क्स नहीं दिया। तो चूँकि इसका आपका ऑप्शन था वो क्लियर कट नहीं है, इसलिए आपको सारे कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स देना चाहिए, ये उनका कहना है। तो इसके बारे में क्लियरिटी मुझे नहीं है कि इसका क्या डिसीजन आएगा, क्योंकि अगर आपको 2 वर्जन है कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, एक पुराना NCERT एक नया, अगर आपने दोनों में से कोई पढ़े हैं तो आपको ज़रूर उसमें आंसर पता चलेगा, ठीक है। तो इसका क्या आउटकम होगा उससे, लेकिन उसका एक रिलेशन है। उन्होंने बोला कि आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिला, उसमें से 44 वैसे कैंडिडेट्स थे जिनका स्कोर कम था, लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से जो उनका मार्क्स बढ़ गया तो उनका सीधे स्कोर 720 हो गया।
ओके, ऐसे 44 कैंडिडेट्स थे और 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको ग्रेस दे करके 720 मार्क्स मिल गया। ग्रेस क्यों मिला? क्योंकि उनका एग्जामिनेशन में टाइम लॉस हुआ था। ठीक है, फिर भी 17 कैंडिडेट्स बचे जिन्होंने अपने मेरिट के दम पे 720 में से 720 लाया। पिछले साल 3 थी, इस बार 67 हो गया। तो घपला तो कुछ नज़र आता है। अभी चीज़ों को समझ रहे हैं, अभी अब हम लोग आएंगे कि पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। एक बार में सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब समझेंगे नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है और क्यों ऐसा हो सकता है। चीज़ें लॉजिकली होगी। एक सेंटर से 8 टॉपर्स कैसे हो सकते हैं? जब टॉप 100 रैंकर्स का उन्होंने लिस्ट जारी किया तो उसमें पता चलता है कि एक तरह का सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर से पता चलता है कि एक ही सेंटर था। ठीक है, पिन कोड उसका एक ही होगा। उसमें से हरियाणा के कई कैंडिडेट्स, राजस्थान के कैंडिडेट, दिल्ली के कैंडिडेट्स को टॉप स्कोर मिल रहा है एक सेंटर से। जो पिछले साल 3 कैंडिडेट्स ही टॉप कर पाए, 720 में से 720 लाए थे। इस बार एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर्स नहीं कहूँगा, जो परफेक्ट स्कोर 720 का 720 कैसे आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। हाउ कम जो वो कैंडिडेट्स थे एक ही सेंटर से 720 लाने वाले सभी का देखेंगे कि उसमें मिडिल एक ही नेम है, ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, एक ही नेम है उसका। उनका सरनेम या तो सेकंड नेम है ही नहीं, सभी के सभी। तो क्या ऐसा है कि किसी एजेंट ने या किसी ग्रुप ऑफ एजेंट ने उन लोगों का फॉर्म भरा था और उनकी एनटीए से पहले बात होकर रखी थी और ये स्कैम के पार्ट थे? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक और पॉइंट है कि एनटीए स्कैन ऐसा क्या होता है, जैसे आप लड़ाई पे जाते हैं आर्मी वाले, तो एक होती है एंटी, जो आवाज़ को दबाने वाली फायरिंग होती है, जो आपको रास्ता देता है कि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो फायरिंग होती है दूसरे दिशा में और इधर से सैनिक को घुसा दिया जाता है। तो उसमें क्या है, आवाज़ को दबाने के लिए वो फायरिंग हो रही है कि इधर से कोई आ रहा है टैंक या कुछ, टैंक का आवाज़ नहीं जाए इसलिए फायरिंग की जाती है, ताकि फायरिंग का आवाज़ सुनाई रहते रहे और टैंक का आवाज़ नहीं सुनाई पड़े और टैंक अंदर घुस जाए। तो ये कुछ ऐसे ही हुआ है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि एक स्कैम प्लान किया गया। ठीक है, उसके अंतर्गत कैंडिडेट्स को पकड़ा गया, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड थे उनसे पैसे लिए गए और सब कुछ प्लान किया गया। चूँकि उनको पता लग जाता कि नहीं ये कुछ ऐसा हो गया है, इसलिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स का एक सिस्टम का ट्रिक चल दिया कि ग्रेस मार्क्स देने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स बढ़ गया इतना ज़्यादा, क्योंकि इनको टॉपर्स क्रिएट करने थे। किस लिए? क्योंकि इन्होंने कमिट किया होगा एम्स में एडमिशन के लिए, टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए, स्टेट के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसके लिए आपको 700+ मार्क्स तो चाहिए। तो इन्होंने कई टॉपर्स जनरेट किए और कई सारे 700+ रैंकर्स जनरेट किए, लेकिन उसको दबाने के लिए इन्होंने एक ट्रिक चला कि ग्रेस मार्क्स हम दे देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि ग्रेस मार्क्स हमने दे दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा किसको मिला किसको नहीं मिला? ठीक है, लेकिन चोर के दायरे में तिनका, तो फंसेंगे तो ज़रूर अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, किस हद तक होगी, कितना उसमें समय लगेगा, इसका भी एक लिमिटेशन, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि रिजल्ट कैसे इलेक्शन के डे पे ही पब्लिश हुआ। ओके, सो दैट कि स्कैम के अगेंस्ट जो वॉइस जनरेट होगी उसको सप्रेस कर दिया जाए, क्योंकि उस समय ज़्यादा डिस्कशन होगा कौन प्रधानमंत्री बन रहा है और किसको कितना वोट आया, इस पे डिस्कशन होगी। ठीक है, स्कैम के रिलेटेड नॉइज को सप्रेस करने के लिए वो टाइमिंग चूज किया गया। एंड हाउ समबडी इज गेटिंग, अगर आपको 650 स्कोर मिल रहा है और आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस बिल्कुल नहीं मिल रही है, अगर आप राजस्थान, हरियाणा इस स्टेट से, दिल्ली से आते हो तो आप ड्रॉप लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है प्राइवेट में जाने के लिए। आप एक पुअर फैमिली से, मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं और लोअर मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके 650 स्कोर लाई। आपके फादर्स, आपके पेरेंट्स आपको 2 साल से पढ़ाई करा करके
कोटा इंस्टीट्यूशन में हर एक महीने का खर्च, ट्यूशन का खर्च, सब कुछ जोड़ जाड़ करके आपको पढ़ाया गया। आपने स्कोर भी लाया, आप हैप्पी थे कि इतना स्कोर आ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है कि BDS ले लें या BMS ले लें। तो आप ड्रॉप किस बेसिस पे लेंगे? आपका टारगेट क्या रहेगा? क्या टारगेट आपका 650 अब प्लस 25 675 रहेगा, 680 रहेगा? क्या वो भी टारगेट सेफ रहेगा? जब पिछले साल आपने टारगेट किया था 620 कि कंफर्टेबली उसने उतने पे तो ऑल इंडिया से फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट में नहीं मिलेगी तो थर्ड राउंड तक तो मिल ही जाएगी, क्योंकि 610 तक मिला था, प्लस 10 जोड़ लो, 620 तक सेफ़ है। जब पिछले साल आपने 620 को सेफ़ माना और इस साल 650 भी सेफ़ नहीं है, जबकि प्लस 30 प्लस टारगेट में 30 जोड़ने पे, और इस साल आप टारगेट सोच रहे हैं कि 650 नहीं 660 लाते हैं, अब प्लस 30 जोड़ो 690। हो सकता है नेक्स्ट ईयर 690 भी सेफ़ नहीं हो। अगर ये ट्रेंड चले कि ग्रेस मार्क्स दे करके स्कैम करें तो फिर तो कैंडिडेट्स का टारगेट ही कुछ नहीं रहेगा। अब कितने टन कैंडिडेट्स हैं जो 700 का टारगेट रख सकते हैं? क्योंकि आपका IQ लेवल और आपकी एक अपर लिमिट भी होती है, आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आप ड्रॉप ले भी तो क्या सोच करके ड्रॉप लेंगे कि अगले साल डेफिनेटली आपको इस टारगेट सेट करके टारगेट अचीव कर लेंगे? तो ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है कि ड्रॉप किस बेसिस पे लें। और क्या इतना उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार ये स्कैम नहीं होगा? क्योंकि 1 साल तो बहुत लंबा समय होता है, 1 साल में सब कुछ भूल जाएंगे लोग। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको पनिश नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो इनको एक और सपोर्ट मिल जाएगा कि हम तो जीत ही जाते हैं, कुछ होता नहीं है। करप्शन ऐसे ही तो बढ़ता है, एक लेवल के ऊपर चला जाता है कि विदाउट करप्शन, विदाउट ब्राइब एक भी काम आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि एक लिमिट तक रीच कर गई होती है। तो ये शुरुआत है, एक लिमिट तक रीच करेगी तो हो सकता है 700 के नीचे सीट ही नहीं मिले गवर्नमेंट की, ये भी पॉसिबल है। तो कैंडिडेट जो ड्रॉप करेंगे वो क्या सोच कर ड्रॉप करेंगे, क्या टारगेट रखेंगे? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसको सुप्रीम कोर्ट आंसर करे ऐसा होना चाहिए, जिसको NT आंसर करे ऐसा होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशंस को बैठा कर देख ले कि इस बार का पेपर कितना इजी था या कितना टफ था। थोड़ा सा इजी था लेकिन टफ भी था फिजिक्स का, ओके। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी का पेपर था, कोई भी सोल्व कर देता इसलिए इतना हाई मेरिट चला गया। और जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं NTA वाले कि 3 लाख ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ा, रैंक शिफ्ट हो गई, ज़्यादा स्कोर किया लोगों ने, ठीक है चलो, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होगा कि 600 प्लस स्कोर करने वाले की संख्या 50,000 बढ़ जाएगी, जो कि पिछले साल 8,000 बढ़ी थी। इतना तो नहीं हो जाएगा। आपने 1500 को ग्रेस मार्क्स दिया है, तो चलो 1500 कैंडिडेट्स से हमारा रैंक पीछे हट जाएगा। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 25,000 है, वो हो सकता है 28,000 हो जाए, लेकिन वो 1 लाख के बाहर तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ तो हुआ है इसमें। डिले इन द पेपर, ठीक है, ये हर एक साल होता है। जब आप ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पेपर कंडक्ट कराना है, तो उनको उतने ट्रेनिंग में समझ में नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, तो डिले तो हर एक साल होता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप इसमें देखिए कि NTA जो है, NTA इसमें कितना प्रोएक्टिव एक्शन लिया कि बिना किसी के दबाव में उन्होंने ग्रेस मार्क्स ऐसे ही दे दिया। ऐसे NTA को बोनस देने के लिए कई बार या चैलेंज करना पड़ता है, तब जा कर के वो एडिशन कुछ करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट में डायरेक्ट उन्होंने वो ग्रेस मार्क्स दे करके किया, और कभी ऐसा अपडेट भी नहीं किया कि इन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। डायरेक्ट रिज़ल्ट में पता चला, रिज़ल्ट में भी पता नहीं चला, जब उनको क्वेश्चन पूछा गया तब जाकर बोलते हैं कि ग्रेस मार्क्स हमने दिए थे। ये वो पहले क्यों नहीं बता सकते थे नोटिस में कि डिले हुई थी, उसका हम लोग कंपनसेट करके ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, और वो रिजल्ट में भी छुपा लेते हैं। जब उनसे उंगली किया जाता है तो निकालते हैं मुँह से बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें NTA ने छुपा के रखी है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन NTA के पास है। वो जो चाहेंगे रिवील करेंगे, जो चाहेंगे रिवील नहीं करेंगे। तो ये कितनी बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओके।
तो डिले हर एक साल होती है, तो ग्रेस मार्क्स इसी साल क्यों दिया गया, पिछले साल क्यों नहीं दिया गया। और डिले होती है तो उसको आप टाइम एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं। 15 मिनट ज़्यादा टाइम लग गया पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते ही, तो 15 मिनट उसको एक्सटेंड कर दीजिए। ऐसा तो होता है हर एक एग्ज़ाम में कि लेट से सेशन शुरू हुआ या सिस्टम बेस्ड था, सिस्टम बेस्ड तो नहीं है, पेन पेपर एग्ज़ाम में है, तो लेट तक चले, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न तो कोई था नहीं, कोई कैंडिडेट बाहर नहीं जा सकते थे, तो को किसी पता चल जाएगा कि उस पे वो ऐसा पेपर आया था। सब सिक्योरिटी कंसर्न को फॉलो करते 15 मिनट एग्ज़ाम को आप आगे बढ़ा देते। लेकिन ग्रेस मार्क्स दिए, ना तो बताया गया और न तो रिजल्ट तक पता चला। जब लोगों ने पूछना शुरू किया 618 कैसे, 718, 719 कैसे आ गया, तब वो बोले कि ग्रेस मार्क्स दिया था हमने। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपाई जाने की नीयत से किया गया है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया है। उसमें ये भी था कि जितने कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दे करके उनका मार्क्स बढ़ाया जाएगा, उतने नंबर ऑफ़ सीट भी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट जिनको ग्रेस मार्क्स मिला उनको वो सारे सीट मिलें, और जिनको नहीं मिला, ठीक है, उनको कोई लॉस नहीं हो, उनके लिए एज इट इज़ नंबर ऑफ़ सीट बने रहें, तो किसी कैंडिडेट को कोई लॉस नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि सीट बढ़ाना तो हमेशा फेवर में है। लेकिन अगर उन्होंने 1500 कैंडिडेट्स को भी ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ये तो बोल चुके हैं, तो क्या उनके बस में है कि 1500 सीट्स विद इन अ मंथ वो इंक्रीज कर दें? जितना पहले से जा चुका है इंक्रीज करने का, उसके अलावा 1500 सीट, ये तो उनके हाथ में है नहीं। तो इतना इंक्रीज हो सकता है क्या? ये प्रैक्टिकल है? ये भी एक क्वेश्चन है। अब ये सब पॉइंट थे। अब देखिए आउटकम पे आते हैं। आउटकम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बातें करने में तो बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन प्रोसेस में है तो क्या अच्छा होगा या प्रोसेस में ही रह जाएगा, बातें होती ही रह जाएंगी। 10 दिन बाद 20 दिन बाद पता चलेगा कि ऐसा ऐसा जस्टिफिकेशन दिया, एनटीए ने, सबको पता चल गया, कुछ चीज़ें छुपा ली तो उसको कोई निकलवा भी नहीं सकता है, सब ने मान भी लिया पार्शियली। जैसे पब्लिक प्रेस रिलीज आई थी, तो कुछ जस्टिफिकेशन दिया तो कुछ किसी को समझ में आया, कुछ किसी को समझ में नहीं आया। लोग क्या होता है 2-3 दिन में, 1 सप्ताह में ठंडे पड़ जाते हैं, मान लेते हैं चीज़ों को। उसके बाद फिर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उसी रैंक पे शुरू होगी ना, तो चेंज क्या आया, हमें उससे मतलब है कि आउटकम क्या आ रहा है। बीच में जितना भी डिस्कशन हो जाए, ये उसी तरह से एक सच्चाई है कि आप जितना भी एनालिसिस कर लें काउंसलिंग के लिए, अगर काउंसलिंग के दिन चॉइस फिलिंग आपने गलती कर दिया तो सारा एनालिसिस जीरो, ठीक है। तो आउटकम क्या आता है, वो बताता है कि आपने काउंसलिंग कितने अच्छे से की। आपने 15-20 कॉलेजेस विजिट किए, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर दिया, तो वो विजिट करने का सारा वेस्ट चला गया। इसी तरह से ये जो प्रोसेस हो रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या ये वेस्ट चला जाएगा? इस आउटकम पे देखते हैं, ठीक है। पहली बात सुनते हैं कि क्या रीनीट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अगर रीनीट की बात आती है तो इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बेसिस पे ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पीजी का भी काउंसलिंग कराता हूँ। पीजी के काउंसलिंग में हर एक साल कैंडिडेट्स किसी न किसी मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये काउंसलिंग कराना क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, जो आप हर एक मैटर के लिए मेरे पास आ जाते हैं। तो लताड़ लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि काउंसलिंग कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए ये मैटर को आप खुद ही सुलझाएं, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में पीजी वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा क्यों जाते हैं, वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ। वो लोग ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं और आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, अभी कुछ हुआ नहीं है, एडमिशन तक नहीं हुआ है, बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे डॉक्टर बने। तो उनके पास अब खुद की अर्निंग होती है, 25, 30, 35 हज़ार, 50 हज़ार कैंडिडेट्स के ग्रुप टेलीग्राम पे बनते हैं। उनमें से लोग वॉलेंटरीली 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये सोच करके कि वो लॉस भी हो गया तो कोई गम नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका अपना कमाई रहता है। इस तरह करके 25, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख का उनका बजट बनता है।
उससे वो अच्छे एडवोकेट को हायर करते हैं और उसमें PIL फाइल करने के अलग अलग चार्जेज रहते हैं, हियरिंग के एक एक हियरिंग के अलग चार्ज रहती है एडवोकेट्स की। तो उतना खर्च जुटा पाते हैं, इसलिए तुरंत से वो अपना एक ग्रुप क्रिएट करके एक काम कर लेते हैं। तो हर एक साल का एक ट्रेंड उसमें बन चुका है और हर एक साल सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता ही जाता है। कभी किसी चीज़ को लगे, कभी एग्ज़ाम को डिले करने के लिए, कभी पोस्टपोन के लिए, कभी काउंसलिंग्स के रूल्स को लेकर के चैलेंज करते हैं, कभी रिजल्ट को लेकर के चैलेंज करते हैं। तो उसके रूल्स जो वहाँ पे हियरिंग होती है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से हियरिंग करके वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, मैटर को क्लोज करना होता है, क्योंकि ये एजुकेशन का मैटर है। और ऐसा नहीं है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने का और राम मंदिर बनाने का है कि सालों तक पेंडिंग रहेगा, उससे किसी को कोई ज़्यादा लॉस नहीं हो रही है, टाइम उसमें काफ़ी है। इसमें तो एक सेशन है, आपका एक सेशन लॉस हो जाएगा और उसकी ब्लेम किस पे जाएगी? सीधे कोर्ट पे जाएगी। कोर्ट ने बहुत लेट से डिसीजन दिया, ठीक है, तो कोर्ट को इतना पता है, वो उतना समझते हैं, इसलिए उनको डिसीजन भी जल्दी देना होता है। इस केस में भी डिसीजन जल्दी देना है, इसलिए देखिए कितना खटाखट हियरिंग हो रहा है। ओके, कलकत्ता हाई कोर्ट में हियरिंग हो भी गया, दिल्ली हाई कोर्ट में शायद वेडनेसडे को हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको डेट आ जाएगी कब हियरिंग होनी है। तो इनको उन पे प्रेशर रहता है कि ये प्रायोरिटी में रखनी है आइटम को और जल्दी से हियरिंग करके करना है आगे। तो उनके पास उतना टाइम भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हियरिंग करेंगे और बीच में जो सॉल्यूशन बनता है उसको देंगे। दूसरी बात मैं ये देखा हूँ कि गवर्नमेंट के फेवर में ही मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि काम जो है काउंसलिंग करानी है, एग्जामिनेशन करानी है, गवर्नमेंट का ही काम है। अगर उन्हीं के अगेंस्ट में सारा डिसीजन चला गया, ठीक है, मतलब जो जिससे आपको काम लेना है आप उसको तुरंत हटा दोगे, ठीक है, तो कोई दूसरा तो रहेगा जो उस काम को करे। तो इनका डिसीजन ऐसा भी नहीं हो सकता बिल्कुल इसको खारिज कर दें, तो वो करेगा कौन? तो उनको इम्प्रूव करने के लिए एक मौका दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा होता है कि उनको वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वही रह गया, कुछ और नहीं। और कई एक्सक्यूजेज आ जाते हैं रीनीट के, ठीक है, जिनको अच्छा स्कोर मिला है वो चाहेंगे रीनीट हो नहीं, क्योंकि वो तो सेफ़ हैं। अब देखिए इतना दिन का गैप हो गया, एग्ज़ाम हुई है 5 मई को और ये जून का 1 महीना से ज़्यादा हो गया। इतने गैप में आपका जो रिवीजन किया होगा वो सब दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा एग्ज़ाम होती है तो आपको फिर से 1 महीना 1.5 महीना का टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। हो सकता है वो 10 दिन का ही टाइम दें आपको, लेकिन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो बहुत लोग रीनीट के अगेंस्ट हो जाएंगे जब उनको देने की नौबत आएगी। तो जिनका स्कोर सही नहीं है तो वो तो देना चाहेंगे, या जिनके साथ वो हुआ है कि स्कोर सही आया लेकिन रैंक सही नहीं है। लेकिन उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना इतना आसान काम नहीं है। मोर देन 4000 सेंटर्स और हर एक सेंटर का डेट लेना, उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अक्रॉस इंडिया और उतने स्टाफ्स को ट्रेनिंग दे करके, तो एक बहुत बड़ा, पैसे के दृष्टिकोण से नहीं, एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए जो टेस्ट NTA है उनके तरफ से लिया जाएगा कि आप कितने समय में करा सकते हैं। वो अपना एक्सक्यूजेज देंगे कि हमें सेंटर नहीं अवेल हो पा रही है, वो किसी और एग्ज़ाम के लिए पहले से बुकड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर स्टाफ्स को हायर करना होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको डेट देना होगा कि आपको यहाँ पे इस दिन रहना है, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस। अगर इसमें जैसे 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने, अब 10 दिन के बाद उनका क्लैरिफिकेशन आता है, बीच में सुप्रीम कोर्ट हियर करेगी तो वो उसका इनपुट लेगी कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो मान लीजिए इसमें आपको 15-20 दिन लग जाते हैं, उसके बाद 1 से 1.5 महीने तो कम से कम रीनीट कराने में लगेंगे। आपको टाइम भी चाहिए और उनको प्रिपरेशन कराना भी है। तो ये इसमें 3-4 महीने का टाइम खींच सकता है, 2 से 3 महीने कम से कम। इसके कारण क्या है, सेशन डिले होगा, फिर काउंसलिंग में और टाइम लगेगा। तो ये रिस्क रहता है कि आप सेशन को कितना डिले कर सकते हैं, क्योंकि अगला सेशन फिर से
एग्जामिनेशन के लिए शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो ये लिमिटेशंस है, ओके। और इसके साथ कई सारे और चीज़ें हैं जो मैं हो सकता है इसमें कवर नहीं किया हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास उतना समय नहीं रहता है, ओके। दूसरा चीज़ कि एज ऑफ सडन उतना सीट बढ़ाया नहीं जा सकता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि इतनी सीट बढ़ा दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स को लॉस दिख रहा है सीटों, गवर्नमेंट सीट के बढ़ने से उनको लॉस नहीं दिखेगा, तो सीट तो बढ़ नहीं सकती। एक और सोल्यूशन क्या है कि दे माइट ट्विक, मतलब चेंज कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के रूल को। नॉर्मलाइजेशन के रूल को चेंज करने के बाद ग्रेस मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स मिले, बहुत ज़्यादा। और वो तो देखना पड़ेगा उन्होंने कितना ग्रेस मार्क्स दिया। हो सकता है एक 15 मिनट का लेट हुआ हो, उन्होंने 50 मार्क्स दे दिया हो, 100 मार्क्स दे दिए हो, तो ऐसे तो सबका बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ जाएगा। तो एक पार्टिकुलर ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है, तो हो सकता है उससे कोई चेंज आ जाए, मेरिट सुधर जाए, लोगों की रैंक सुधर जाए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि केस को एंड कर दे बस वार्निंग दे करके, ओके। क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है चेंज करने के लिए। एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो वो उसके लिए एक्सक्यूजेज बोलेंगे एनटीए, और अदरवाइज स्कोर को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि आपका जो ओएमआर शीट है वो रंगा हुआ है। और अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बिल्कुल हटा देते हैं तो जिनको नुकसान हो रहा है वो चिल्लाएंगे कि मेरे को समय कम दिया गया, तो इज़ अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी, ओके। अब बात क्या आती है कि हो क्या सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स को फिगर आउट किया जाए जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया हो, ठीक है। और वो एनटीए के हाथ में है कि एनटीए जो डेटा बताएगी उसके अनुसार से ही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो एनटीए द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एनटीए ही स्कैम कर सकती है तो उसका डेटा कितना ऑथेंटिक रहेगा, इस पे भी एक डाउट है। चलो उन्होंने डेटा दे दिया कि इतने कैंडिडेट को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जो कि दे चुके हैं 1500, ओके। अगर वो बदलते हैं तो झूठ पकड़ा जाएगा, तो बदलेंगे नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि उन 1500 कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम कराया जाए, जो कि भी एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है, क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जिस लेवल का प्रिपरेशन उनका 1 महीना पहले था अभी नहीं है। तो वो अभी एग्ज़ाम देंगे तो कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो अपने मेरिट के अनुसार से स्कोर कर पाए हैं, ओके। तो बहुत सारे लिमिटेशन है रीनीट कराने में, बहुत सारे लिमिटेशन है रैंक को चेंज करने में, ओके। एक के लिए सही करेंगे तो दूसरे के लिए काम बिगड़ जाएगा। तो चूँकि ये चीज़ हो चुका है, ठीक है, इसको सही करना और बिना रीनीट कराए हुए बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे क्या लगता है कि लास्ट में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जस्टिफिकेशन दे करके ये निकल जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने ट्रेंड देखा है, गवर्नमेंट के फेवर में ही जाता है उनका रिस्पॉन्स, तो वो वार्निंग देकर छोड़ देंगे। तो आपको ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहता क्या हूँ वो अलग चीज़ है। मैं चाहता हूँ यही कि रीनीट हो, दोबारा एग्ज़ाम हो, टाइम दिया जाए, ठीक है। हो सकता है सेशन डिले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने कैंडिडेट्स, ठीक है, जो कि एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अब क्वालिटी वाले डॉक्टर नहीं होंगे तो फिर कैंची अंदर छोड़ देंगे पेट में, तो वही कहानी बनेगी, ठीक है। तो ही मेरा कहने का तात्पर्य था। बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको हमने कोलेट किया और पॉसिबल आउटकम की तरफ देखा। आपके विचार से अगर कुछ पॉसिबल आउटकम बन सकता है, ठीक है, जो कि आपके एक्सपीरियंस में हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे दिल्ली हाई कोर्ट का क्या है कि वो सब तो बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप कि ये एक समरी वाइज समराइजेशन के लिए सारी चीज़ को समझ करके उसको आउटकम डिस्कस करने के लिए वीडियो, अच्छा वीडियो आपको फैक्ट्स मिले होंगे। इफ़ सो प्लीज़ शेयर विथ अदर्स, और अपना ओपिनियन ज़रूर डालिए कि क्या हो सकता आउटकम, ओके। और आपको क्या चीज़ और आप जानते हैं जो मैंने मिस कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।